मेरा नाम काजल है। मेरी शादी वाले दिन मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी। मेरी छोटी बहन जिसका नाम सेजल है, वह भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी वह मुझसे दिखने में ज्यादा सुंदर थी। मेरे बाद उसी की शादी करनी थी, इसलिए सभी की नजर अब उस पर भी थी। मेरी शादी में ही पापा के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए सेजल का हाथ मांगा। पापा के दोस्त का हमारे घर आना जाना लगा रहता था और उनके बेटे मतलब विनोद को सेजल पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। माँ कहने लगी कि सेजल बहुत किस्मत वाली है कि उसका इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। सेजल मेरी सगी बहन नहीं थी, उसके पापा नहीं थे। उसके पापा की मृत्यु के बाद उसे और उसकी माँ को पापा हमारे घर ले आए और तब से वह हमारे साथ ही रह रही थी। सेजल के पापा एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें जैसे तैसे गुजारा होता था। पर कुछ दिनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सेजल की माँ बहुत मेहनती थी। वह कपड़े सिलकर अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने उसको इस हालत में देखा कि जिस वजह से दोनों को घर ले आए। सेजल की माँ को भी यह रिश्ता पसंद था, क्योंकि उन्होंने विनोद को पहले से ही देख रखा था, इसलिए वह भी बहुत खुश थी। अपनी बेटी के लिए आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें सेजल की शादी की बहुत चिंता हो रही थी, पर उन्होंने आज राहत की सांस ली। विनोद डॉक्टरी कर रहा था और यह उसका आखिरी साल था, इसलिए उसकी माँ सोच रही थी कि पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी कर देंगे। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। एक दिन विनोद की माँ घर आई और कहने लगी कि परीक्षा तो हो गई, पर मैं अब सोच रही हूँ कि विनोद की नौकरी लग जाए, फिर ही शादी की तारीख तय करेंगे, ताकि वह भी अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो जाए। सेजल विनोद से प्यार करने लगी थी और उसकी माँ अब चुपके से दहेज के लिए पैसे जमा करने लगी। इस दौरान विनोद को बाहर देश जाने की संधि मिली और यह मौका उसे गंवाना नहीं था। सेजल को तो दूसरे देश जाने के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि उसने काफी बातें सुन रखी थी। होने वाला पति अगर दूसरे देश गया तो वह वहीं का हो जाएगा और वहीं की किसी लड़की से शादी कर लेगा। विनोद की माँ हमारे घर आकर कहने लगी कि विनोद को एक बार दूसरे देश जाने दो, यह उसकी जिंदगी का सवाल है। 1 ही साल की तो बात है, बस 1 साल बाद वह वापस आ जाएगा और हम तुरंत दोनों की शादी कर देंगे और तब तक हम सबको भी शादी की तैयारियां करने का मौका मिल जाएगा। हम पराये तो नहीं, आपके परिवार का ही हिस्सा हैं, इसलिए तो विश्वास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और 1 साल तो देखते ही देखते निकल जाएगा। विनोद का सेजल की माँ ने विनोद की माँ पर विश्वास रखा और विनोद दूसरे दिन दुबई चला गया। इधर सेजल विनोद की अब राह देख रही थी। दुबई गए 1 ही महीना हुआ था कि विनोद ने अपने छोटे भाई को भी वहां बुला लिया। दोनों खूब पैसे कमाने लगे और कमाया हुआ सारा पैसा घर भेज देते थे, जिनकी वजह से उनकी स्थिति बहुत बदल गई। कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से ही होती है। अब जब भी विनोद की माँ घर आती तो बहुत डिंगे हाँकने लगती, जैसे कि फलाने की लड़की की शादी थी, उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दी, बंगला दिया, तो कहते कि फलाने की लड़की डॉक्टर थी और लड़के के घर वालों को ढेर सारा सोना दिया, लड़की की माँ को सोने से पीला कर दिया, उसकी बहनों को सोने के कंगन दिए, मिलने में तो नाती रिश्तेदारों को भी महंगे कपड़े दिए। यह बातें सुनकर सेजल की माँ को बहुत चिंता लगी रहती। वह घबरा जाती और थोड़ा संकोच भी करती थी, क्योंकि बात करने के लिए पैसे आते ही लोगों के व्यवहार में एकदम से बदलाव आ जाता है और यह उन्हें अब विनोद की माँ को देखकर लगने लगा था। इसलिए वह बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे करके उनकी बातें सुनती रहती, बिना कोई जवाब दिए। विनोद की माँ का इस तरीके से बोलना, इसकी पीछे की वजह हमें पता चल गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता देख कर रखा हुआ था और अब उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर यह रिश्ता तोड़ना था। अब जब भी वह घर आती तो ऐसे ही कुछ उल्टी सीधी बातें बोलती थी
कि सेजल की माँ वह सहन ना कर पाए और कुछ बोले, और विनोद की माँ को बहाना मिल जाए यह शादी तोड़ने का। जब भी विनोद की माँ घर आती तो सेजल की माँ उसकी बहुत खातिरदारी तो करती, उनके लिए बाहर से खाना मंगवाती और साथ में आइसक्रीम भी, क्योंकि विनोद की माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। पर जो किस्मत में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही दिन बीतते रहे और कहते कहते 1 साल बीत गया। विनोद अपने घर आ गया। उसकी माँ ने उसका मन बदलने के लिए अब सेजल की माँ के बारे में कुछ भी बताना शुरू कर दिया। वह विनोद से कहने लगी कि बेटा, जब तुम परदेश गए थे तब से सेजल के घर वाले अलग अलग शर्तें लगाने लग गए थे। उनकी बोलचाल से तो मुझे ऐसा लगता मानो उन्हें अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करनी हो। बस मुझे पता है कि मैंने यह सब कैसे संभाला है। तब विनोद कहने लगा कि आप चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उन लोगों से बात करके देखता हूँ कि क्या कहना है उनका। लेकिन विनोद की माँ ने तो उसे हम लोगों से मिलने ही नहीं दिया और कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बड़ों के बीच में पड़ते हो। तुम कुछ बोले तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर उनकी कुछ शर्तें हैं तो हम भी कुछ शर्तें रखेंगे ताकि वह बराबर रास्ते पर आ जाए। और अगर उन्हें अपनी बेटी की शादी कहीं और करनी थी तो पहले ही रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। तो अब तो सगाई करके 1 साल बीत गया है। अब यह शादी तोड़ना कोई मजाक है क्या। यह सारी बातें सुन विनोद को बुरा लग रहा था, क्योंकि वह सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने आया था। वह अपनी सेजल को भूला नहीं था। इधर सेजल की माँ को घर मालकिन ने दुकान खाली करने के लिए कह दिया था। वह बेचारी तो यहाँ रहकर कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी, और उधर विनोद की माँ ने पूरा मन बना लिया था कि वह शादी होने नहीं देगी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करेगी ताकि ढेर सारा दहेज मिल सके। पर विनोद इस बात पर राजी नहीं था। वह मन ही मन कहती कि मैं भी देखती हूँ कि यह शादी कैसे होती है। विनोद के कहने पर उसकी माँ शादी की तारीख पंडित जी से निकलवाने तो गई, पर आकर सेजल की माँ से कहने लगी कि हमारा बड़ा बंगला है, इसलिए अब आपको भी विनोद को कुछ अच्छा सा शादी का गिफ्ट देना होगा, और मुझे और मेरी बेटी को भी कई सोने के तोहफे, वरना हमारे रिश्तेदार कहेंगे कि कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है जो लड़के और उसके घर वालों को अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते। बेचारी चाची कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। कहती भी क्या उसे। बेचारी ने तो 1-1 रुपया जमा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए। विनोद की माँ के जाने के बाद सेजल का भाई कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, गांव में जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर हम सेजल की शादी के लिए पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। बाद में हम दोनों तो कैसे भी रह लेंगे। जमीन के पैसों से चाची ने उनके और उनकी बेटी के लिए हल्की हल्की चूड़ियां बनवा ली। दूसरी तरफ विनोद की माँ का तो अलग ही प्लान था। विनोद को पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ क्या करना चाह रही थी, बल्कि सभी को यही लग रहा था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही है उसमें विनोद भी शामिल है, और वह ही माँ को रोज नई नई डिमांड रखने के लिए कहता है। अब सेजल को भी विनोद पर गुस्सा आने लगा। आखिर वह उनकी गरीबी में उनका मजाक क्यों उड़ा रहा है। विनोद की माँ ने तो कुछ और ही दिमाग में सोच रखा था, जो वह शादी वाले दिन अमल में लाने वाली थी। मेहंदी वाले दिन वह कुछ रिश्तेदारों को लेकर चाची के यहाँ आई, और उनके हाथ में एक चिट्ठी थी और बोली कि पहले यह पढ़ लो, फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना। चाची ने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें एक लिस्ट थी जिसमें गाड़ी, फर्नीचर और एक फ्लैट की मांग रखी थी। चाची कहने लगी कि बहन जी, यह सब क्या है। अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही दिन कह देना था। आज मेरी बेटी को मेहंदी लगने वाली है और आप, यह सब मैं कहाँ से लाऊंगी इतना सब कुछ। अब तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। जो हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रही हो आप। मैं इतने कम समय में कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे। तब विनोद की माँ कहने लगी कि हमें पता चला है कि आपके गांव की जमीन भी है, उसे ही बेचकर इन सब की व्यवस्था कर दो। तब चाची कहने लगी कि बहन जी, गांव की जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर ही मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ।
अगर बची हुई भी बेच दूंगी तो अभी मेरे बेटे की शादी भी तो करनी है, बुढ़ापा कैसे कटेगा, यह सब कुछ भी तो सोचना है। तब विनोद की माँ कहने लगी कि अच्छा तो एक काम करो, फर्नीचर गाड़ी सब रहने दो, जिस कपड़े में आप अपनी बेटी भेज देंगे हमें मंजूर है। बस आप एक काम करिए कि आपके गांव की जमीन हमारे नाम कर दीजिए, इससे हम भी लोगों को बता पाएंगे और आपकी भी इज्जत बच जाएगी। चाची और ज्यादा सुनने की हालत में नहीं थी, वह रोने लग गई। मैंने चाची को चुप कराया, फिर हम दोनों सेजल के पास गए। सेजल अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। मैंने उन सबको बाहर जाने के लिए कहा और सेजल से कहा कि सेजल, तुम्हारी होने वाली सास तो पहले गाड़ी घर मांग रही थी। जब चाची ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है देने की, तो कहने लगी कि अपने गांव की जमीन उनके नाम कर दो और कह रही थी कि इससे वह भी लोगों को कुछ बता पाएंगे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इतना सुनते ही सेजल को अपनी होने वाली सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि वह आगे जाकर अपना ऐसा रंग दिखाएगी। कहने लगी कि मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। उन्हें अगर इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही बता देना चाहिए था, और घर में इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें अब हम क्या जवाब देंगे। सेजल गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे देखकर मैं खुद घबराने लगी। जैसे जैसे मैंने उसे शांत किया और दूसरे कमरे में जाकर यहाँ जो कुछ हुआ वह सब विनोद से फोन पर बात करके बताया। विनोद कहने लगा कि इस बारे में तो माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया और न ही मुझे यह पता था कि माँ ने किस प्रकार की अपनी मांगों की लिस्ट बनाई है। मैंने कहा कि हमें एक बार विनोद से मिलना चाहिए। मेरे पति ने फिर तुरंत गाड़ी निकाली और हम विनोद के घर पहुंचे। हमने वह चिट्ठी विनोद को दिखाई और कहा कि तुम्हारी माँ की कितनी मांगे हैं, अगर यह हम पूरी नहीं कर सकते तो सेजल की गांव की जमीन नाम करने के लिए कह रही थी। तब विनोद मेरे पति से कहने लगा कि भाई साहब, आप एक कागज दीजिए और अब मैं जो कहूँ बस उसे लिखते जाइए। मैं, सेजल, मम्मी जी, आपको फर्नीचर गाड़ी क्या फ्लैट भी दिया जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपको एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में हो, ऐसा मेरे नाम करना होगा, और उस बंगले में मेरी माँ मुझे जो कुछ सामान देगी वह सब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उस बंगले में मैं और विनोद ही रहेंगे, आप नहीं रहोगे। हमारे साथ आपका कोई संबंध नहीं होगा वहां से। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो ही हम आपको आपकी बनाई हुई लिस्ट में जो कुछ लिखा है वह सब कुछ दे देंगे। बस आप यह चिट्ठी मेरी माँ को दे दीजिएगा और कहना कि सेजल ने दी है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हम दोनों घर पहुंचे और जब हमने यह चिट्ठी विनोद की माँ को दी तो उसे पढ़कर मानो उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई हो। वह जल्दी जल्दी में अपने बेटे के पास पहुंची और कहने लगी कि देखो बेटा, कैसी शर्त रखी है उन लोगों ने, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि बड़ी बड़ी अजीब मांगे उन लोगों ने रखी है, पर इस बार तो हद ही हो गई। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें उनके सामने झुकने की, अब बहुत हो गया। अब विनोद से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि माँ, आपने भी तो एक लिस्ट पकड़ाई थी ना उन लोगों को। सेजल की बहन और उसके पति यहाँ आए थे और उन्होंने ही बताया कि आपने जो लिस्ट दी है बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो। यह सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं बोली। और अगर माँ, वह गरीब होकर भी हमारी इज्जत रखने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम यह बंगला सेजल के नाम ही कर देते हैं ना। यह क्या कहे जा रहे हो तुम विनोद, हमें रास्ते पर लाने की इच्छा है क्या तुम्हारी? तो एक काम करते हैं माँ, हम सब उनसे कुछ नहीं लेते, न ही उन्हें कुछ देते हैं, सीधे सीधे तरीके से शादी कर लेते हैं। मुझे तो विनोद शुरू से ही यह रिश्ता पसंद नहीं था। एक काम करते हैं, यह रिश्ता ही तोड़ देते हैं। एक बार दरवाजे पर से बारात लौटेगी ना, तब इन सब की अक्ल ठिकाने आएगी। देखती हूँ फिर कैसे करते हैं अपनी बेटी की शादी कहीं और। माँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उस पर विनोद के पापा ने भी उसका साथ दिया और कहने लगे कि बस भी करो, तुम किसी की गरीबी और मजबूरी का इतना फायदा उठाओगी। मुझे अब तमाशा नहीं चाहिए इस घर में, और जब विनोद राजी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। पैसा तो आज है कल नहीं, पर इतनी अच्छी लड़की अपने घर की बहू बन रही है,
इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2 दिन बाद विनोद और सेजल की शादी हो गई। विनोद ने पहले ही वकील को घर बुलाकर एक कागजात पर लिखवा दिया था कि अगर विनोद और सेजल का तलाक होता है तो सेजल को 20 तोले सोना और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर उसे हमारे घर में कोई भी परेशानी हुई तो उसका जिम्मेदार हम सभी होंगे। जब यह बात विनोद की माँ को पता चली तो उसे विनोद पर बहुत गुस्सा आया। तब विनोद बोला कि माँ, अगर लड़की वाले दहेज देते हैं तो लड़के वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर हम सेजल की सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। उधर हम सब ने पहले ही सेजल को सब कुछ साफ साफ बता दिया था और यह भी समझा दिया था कि उस अपने ससुराल में सबसे अच्छा व्यवहार ही करना है। सेजल भी बड़ों के साथ आदर और प्यार से ही व्यवहार करती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद ही उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन आखिरकार सेजल को अपने गले लगा ही लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। सेजल ने भी सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा लिया और अब दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती।